हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं युक्ति की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य ज्ञान की संपूर्ण तैयारी के लिए एनसीईआरटी पर यह आधारित है। आपका सामान्य ज्ञान का सार संग्रह, जो कि आपके सामान्य ज्ञान के सभी विषयों के आपके 50,000 से प्लस आपके क्वेश्चन आंसर हैं। तो इसी सीरीज़ में जो हमारा प्राचीन काल था, यानी कि हमारा भारत का इतिहास हमने स्टार्ट किया था। भारत के इतिहास में भी आपका जो प्राचीन काल था वो समाप्त हो चुका है। प्राचीन काल के बाद अब हमारा क्या आएगा, मध्यकाल आएगा। मध्यकाल में भी हमने आपका पूर्व मध्यकाल आपका हो गया है, जिसमें उत्तर भारत से संबंधित क्वेश्चन हुए थे। पूर्व मध्यकाल में आपका सेकंड था दक्षिण भारत, वो भी कंप्लीट करा लिया था। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है आपका कि सल्तनत काल। तो सल्तनत काल से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो हम सारी कंप्लीट कराएंगे। साथ ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। तो चलिए हम सीधा अपने कंटेंट पर चलेंगे। आज का है हमारा सल्तनत काल, जो कि आपकी जितने भी आगामी परीक्षाएं होने वाली हैं सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा इसमें। ठीक है, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन जो रहेगा वो है कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था। जो महमूद गजनवी थे, उन्होंने जो भारत पर आक्रमण किए थे उसका उद्देश्य क्या था। तो उनका उद्देश्य जो था वो था कि मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। क्या था, मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना था। सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य था। आगे है कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की है। तो जो अल बरूनी थे, उन्होंने किताब उल हिंद की रचना की थी। किसकी की थी, किताब उल हिंद। और इसमें आपके जो भारत है, भारत से संबंधित जो भी उन्हें जानकारी प्राप्त हुई थी वो सभी इस ग्रंथ में दी हुई है। आगे है कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। तो जो हमारी दिल्ली थी उसकी जो सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी वो आपकी फारसी थी। ठीक है, आगे है कि आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो जो आगरा नगर की जो स्थापना थी वो सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। आगे है कि वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते हुए हुई थी। तो जो चौगान और पोलो खेलते हुए जिसकी मृत्यु हुई थी वो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। और फ्रेंड्स, जो भी आपके ये सल्तनत काल से संबंधित जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, उन सभी को हम कराने वाले हैं। ठीक है, कंटेंट आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा। साथ ही सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ठीक है, आगे है आपका कि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो जो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद थी उसका जो निर्माण था वो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि तराइन की पहली लड़ाई जो कि 1951 में हुई थी वो किन किन के बीच हुई थी। तो ये तराइन की जो पहली लड़ाई थी वो आपकी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुई थी। किसकी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुई थी। ठीक है, आगे है कि किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। तो जो अलाउद्दीन खिलजी थे वो राज सिंहासन पर बैठने के लिए उन्होंने अपने ससुर की हत्या कर दी थी। ठीक है, आगे है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। तो जो रजिया सुल्तान थी वो आपकी इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है कि मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जर्नल को छोड़कर गया था। तो जो मोहम्मद गौरी थे, जब उन्होंने कौन से विश्वसनीय जर्नल को छोड़कर गए थे, तो वो हैं आपके कुतुबुद्दीन ऐबक को। जब मोहम्मद गौरी भारत को छोड़कर गए थे तो उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत को उनका जो दिल्ली सल्तनत उनके हवाले छोड़ के गए थे। और पूरी एक तरीके से जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो मोहम्मद गौरी के गुलाम थे और उन्होंने अपने गुलाम को पूरी दिल्ली थमा दी थी। ठीक है, आगे है कि मोहम्मद गौरी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था। तो जो मोहम्मद गजनवी थे उनका जो भारत में अंतिम आक्रमण था वो जाटों के मध्य, यानी कि जाट के मध्य हुआ था। ठीक है, फिर है कि मोहम्मद गजनवी किस वंश के थे। तो जो मोहम्मद गजनवी थे वो आपके यामिनी वंश के थे। किसके थे, यामिनी वंश के। ठीक है, आगे है कि मोहम्मद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था। तो उन्होंने जो भारत का जो प्रथम आक्रमण था वो हिंदू शाही यानी कि ब्राह्मण शाही के विरुद्ध किया था। ठीक है, है आपका कि महमूद गजनवी किस वंश के थे। तो वो आपके यामनी वंश के थे, ये हो गया। फिर है कि मोहम्मद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था। जो महमूद गजनवी थे उन्होंने जब भारत पर आक्रमण किया था तो किसके विरुद्ध किया था। तो उन्होंने हिंदू शाही और ब्राह्मण शाही पर किया था। ठीक है, इसी के साथ आपका नेक्स्ट आता है कि महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया था। तो जो फारसी संस्कृति का जो केंद्र था वो आपका लाहौर बन गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे कि किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति
उसका चिता के साथ स्वतः को जला लेने के दृश्य का भयानक चित्रण किया था। तो जो इब्न बतूता थे, ये एक राइटर थे, इन्होंने जो सती प्रथा था उसका पूरा ही अच्छे से चित्रण किया था। ठीक है, आगे है कि भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक कौन है। तो भारत में जो मुस्लिम राज्य के संस्थापक हैं वो आपके मोहम्मद गौरी है। कौन है? मोहम्मद गौरी आपके मुस्लिम राज्य के संस्थापक थे। ठीक है, फिर है कि इक्तादारी प्रथा किसने चलाई थी। तो इक्तादारी जो प्रथा थी वो आपके इल्तुतमिश ने चलाई थी। और इल्तुतमिश को संबंधित आपका एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये गुलामों का गुलाम, तो इल्तुतमिश को क्या कहते थे? गुलामों का गुलाम कहा जाता था। आगे है लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे उन्हें लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, आगे आता है आपका कि 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है। तो 13वीं सदी में जो सेना का सर्वोच्च अधिकारी था वो आपका खान होता था। आगे है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो भारत में जो मुगल वंश के संस्थापक थे वो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक थे। गाइस, मुगल नहीं है, ये गुलाम वंश है। मुझे मुगल का याद आ गया कि भारत में जो गुलाम वंश की जो स्थापना संस्थापक थे वो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक थे और इल्तुतमिश इनके ही दामाद थे। ठीक है, फिर है कि कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था। तो जो कुतुब मीनार का जो कार्य था, कुतुब मीनार को बनवाने का जो नींव रखी थी, नींव आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। साथ ही इसका कार्य को पूरा किसने कराया था। तो वो आपके इल्तुतमिश थे जिन्होंने इसको पूरा कराया था। ठीक है, आगे आता है कि दिल्ली का पहला जो तुगलक सुल्तान था वो कौन सा था। तो दिल्ली का जो पहला तुगलक सुल्तान था वो आपके गयासुद्दीन तुगलक थे। कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, आगे आता है आपका कि पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था। तो पंजाब के जो हिंदू शाही राजवंश था उसको आपके कल्लड़ ने स्थापित किया था। किसने? कल्लड़ ने। ठीक है, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था। तो पंजाब का जो हिंदू शाही राजवंश था उसको कल्लड़ ने स्थापित किया था। ठीक है, आगे है कि वह रोमन सम्राट अगस्त की भांति सावधान था कि वह दूसरों की तरह शक्तिशाली ना लगे और वह दूसरों के स्तर से अधिक लगे। यह संदर्भ किसका है। तो ये आपके बहलोल लोदी के लिए कहा गया है। ठीक है, आगे है कि अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार थे। तो जो महमूद गजनवी थे उनके शासनकाल के महत्वपूर्ण आपके इतिहासकार थे अलबरूनी। ठीक है, फिर है कि किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। तो जो अलाउद्दीन खिलजी थे उनके शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे। ठीक है, आगे है तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था। तो जो तराइन का द्वितीय युद्ध था उसमें आपके जो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की थी। तो जो सांकेतिक मुद्रा थी, तांबे की, वो आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रचलित की थी। ठीक है, आगे आता है आपका कि दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया था। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक थी उनको इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया था। ठीक है, फिर है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो लोदी वंश के अंतिम शासक आपके इब्राहिम लोदी थे। इसके बाद आता है कि इनाम भूमि को किसे दिया जाता था। तो जो इनाम होती थी वो आपके विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को इनाम भूमि दी जाती थी। आगे है कि यात्री इब्न बतूता कहाँ के थे। तो जो इब्न बतूता थे वो आपकी मोरक्को के थे। कहाँ के थे? मोरक्को के। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे है आपका कि उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी। तो वो कौन थी। तो वो आपकी रजिया सुल्तान थी। इसी के साथ नेक्स्ट है कि दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। तो वो आपके अलाउद्दीन खिलजी थे जिन्होंने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। आगे है कि भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था। तो भारत पर जो पहला तुर्क आक्रमण हुआ था वो आपके महमूद गजनवी के द्वारा हुआ था। फिर है कि अलाई दरवाज़ा का किसका मुख्य द्वार है। तो जो अलाई दरवाज़ा है ये आपका कुतुब मीनार का मुख्य दरवाज़ा है। ठीक है, मुख्य द्वार है। आगे है कि कौन सा शासक दास या गुलाम वंश से संबंधित है। तो जो इल्तुतमिश थे वो आपके गुलाम वंश से संबंधित थे। फिर है कि दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आए थे। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आपके इब्न बतूता भारत आए थे। ठीक है, आगे है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। तो 17 बार आक्रमण किया था और इनके आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था। तो भारत से अधिक धन को लूटना। ठीक है, आगे है कि किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। तो जो आपके मुबारक शाह थे, मुबारक शाह खिजली, उन्होंने खुद को खलीफा घोषित किया था। नेक्स्ट है कि लोदी वंश का संस्थापक। तो लोदी वंश के जो संस्थापक थे वो आपके बहलोल लोदी थे। साथ ही इसके आगे है कि भारतीय इतिहास में बाजार नियमों, मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी। तो वो आपके अलाउद्दीन खिजली ने की थी। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे कि राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था। तो जो राज्य संबंधों में जो उलेमा के दखल का विरोध था वो आपके अलाउद्दीन खिजली ने
किया था। ठीक है, आगे है कि 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है, तो वो आपकी किताब उल हिंद को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि वे हिंद का युद्ध 1008 और 9 किनके बीच हुआ था, तो जो आपका वे हिंद का युद्ध था ये आपके महमूद गजनवी और आनंद पाल के मध्य हुआ था। ठीक है, आई होप आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा होगा, क्वेश्चन आंसर भी पसंद आ रहे होंगे। इसी के साथ हम नेक्स्ट पर चलेंगे कि दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी थी, तो जो स्थायी सेना थी वो आपके अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट की थी रखना। ठीक है, फिर है कि दिल्ली के सुल्तानों में से किसने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया था, तो वो आपके खिजर खां सैयद थे। ठीक है, लिखता था तो वह कौन था जो कि गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था, तो जो आपके सिकंदर लोदी थे वो गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखते थे। ठीक है, आगे है आपका कि भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था, तो जो आपके सोलंकी शासक भीम द्वितीय थे, सोलंकी शासक भीम द्वितीय, उन्होंने सबसे पहले मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि मोहम्मद गौरी किस वंश का था, तो जो मोहम्मद गौरी थे वो आपके संसवनी वंश के थे। किसके थे? संसवनी। ठीक है, आगे रहेगा आपका नेक्स्ट कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था, तो जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था तो उस समय जो देवगिरी के शासक थे वो आपके रामचंद्र देव थे। ठीक है, आगे है कि जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है, तो जो राइटर बर्नी थे उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था कि जब वह राजस्व को प्राप्त किया था तो वह शरीयत के नियमों, यानी कि जो मुस्लिम लोग होते हैं उनकी शरीयत होती है, शरीयत के कुछ नियम और आदेश होते हैं, उससे अलाउद्दीन खिलजी पूर्णतः स्वतंत्र थे। ठीक है, आगे है कि सुल्तान काल में भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था, तो सल्तनत काल में जो भू राजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी होता है वो आपका चौधरी होता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, आगे है आपका कि तैमूर के आक्रमण के समय भारत में किस वंश का राज स्थापित था, तो तैमूर के आक्रमण के समय भारत में सैयद वंश का राज स्थापित था। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, तो जो फिरोज तुगलक हैं उनके शासनकाल में सबसे ज़्यादा गुलामों की संख्या थी फिरोज तुगलक में। ठीक है, आगे है कि किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था, तो वो भी आपके फिरोज तुगलक ही थे जिन्होंने बेरोजगारों को भी रोजगार दे रखा था और सबसे ज़्यादा उनके दरबार में गुलामों की संख्या थी। ठीक है, आगे है कि किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे, तो जो आपके फिरोज तुगलक थे उन्होंने फलों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए उपाय किए थे। ठीक है, आगे है आपका कि नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था, तो जो नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण आपका बख्तियार खिजली का आक्रमण था। क्या था? बख्तियार खिजली का आक्रमण था आपका नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण। फिर है कि तबकात ए नासरी, तो जो तबकात ए नासरी के लेखक आपके हैं मिनहाज उस सिराज, ये पुस्तक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसे मोस्ट इम्पोर्टेंट की सीरीज़ में रखना। ठीक है, आगे है आपका नेक्स्ट है आपका कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था, तो जो अलाई दरवाज़ा का निर्माण था वो आपके अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो आपकी लाहौर थी। ठीक है, इसके बाद आता है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी, तो जो जफ़र खां थी उनकी जो मंगोलों के साथ लड़ते लड़ते उनकी मृत्यु हो गई थी और ये आपके अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापति थे जफ़र खां। ठीक है, फिर है कि तौल की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो तौल की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो आपकी रत्ती होती है और ये जो रत्ती है ये आपकी एक संस्कृत का शब्द है। ठीक है, फिर आता है कि प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे, तो जो अमीर खुसरो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे थे। ठीक है, आई होप आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा होगा। आगे है आपका कि किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया है, तो जो इब्न बतूता थे उन्होंने पूरा विस्तृत वर्णन दिया है अपनी पुस्तक में किताब उल हिंद में, साथ ही उन्होंने डाक व्यवस्था का भी अच्छे से विवरण दिया गया है। ठीक है, आगे है कि तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था, तो जो तैमूर लंग थे उन्होंने 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, आगे है आपका कि दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा था कि राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई है, तो जो आपके बदायूनी थे उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक की जब उनका मृत्यु हुई थी तो उन्होंने कहा था कि राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिल गई है। ठीक है, आगे है कि दिल्ली के सुल्तान बल्लवन का पूरा नाम क्या था, तो दिल्ली के जो सुल्तान बलवन है उनका पूरा नाम गयासुद्दीन बलवन था। ठीक है,
आगे है कि कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने विरोध किया था, तो वो आपके अलाउद्दीन खिलजी थे। फिर है कि दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है, तो जो आपका हुमायूं का मकबरा है वो आपकी भारतीय तथा फारसी दोनों ही वास्तुकलाओं का उदाहरण है। ठीक है। नेक्स्ट है कि दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था, इसके लिए एक विभाग भी दीवान-ए-खैरात यानी दान विभाग स्थापित किया था। दीवान-ए-खैरात दान विभाग स्थापित किया था, तो वो कौन थे, तो वो आपकी फिरोज तुगलक थे। ठीक है। आगे आता है कि किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है, तो जो सितार है, सितार को हिंदू मुस्लिम दोनों ही वाद्य यंत्र जो होते हैं उनका सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है। ठीक है। आगे है कि नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे, तो हिंदुस्तानी सबक ए हिंदी ये आपके अमीर खुसरो की काव्य शैली थी, और अमीर खुसरो को भारत का यानी कि भारतीय तूती यानी कि भारत का तोता भी कहा जाता है। आगे है कि अनुकूल परिस्थितियों मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। इसका मुख्य कारण क्या था, तो इसका जो मुख्य कारण आपका था कि मंगोल आक्रमण का भय, जो मंगोल आक्रमण का भय था, इसीलिए जो गुलाम वंश था उसने अपना शासक भारत में विस्तार से विस्तृत नहीं कर पाया था। ठीक है, मतलब बढ़ा नहीं पाया था। आगे है कि तुगलकनामा के रचनाकार कौन है, तो तुगलकनामा के जो रचनाकार हैं वो आपके अमीर खुसरो हैं। फिर आता है कि भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्राथमिकता प्रदान किया था, तो जो मोहम्मद गौरी थे उन्होंने प्राथमिकता आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किया था। ठीक है। फिर है कि किस सुल्तान के काल में खालिशा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित थी, तो जो अलाउद्दीन खिजली थे, अलाउद्दीन खिजली के ही काल में, शासनकाल में जो खालिशा भूमि थी वो बहुत अधिक पैमाने में विकसित हुई थी। ठीक है। फिर है कि सल्तनत काल के सिक्के जैसे कि टंका, शशगनी, जीतल, ये किसके शासनकाल में थे, तो ये जो थे आपके, ये भी आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में थे और ये इल्तुतमिश ने चलाए थे। साथ ही ये किसके थे, तो जो टंका होता था वो चांदी का, शशगनी भी चांदी का, लेकिन जो जीतल होता था वो तांबे का बनता था। ठीक है। आगे है आपका कि अमीर कोही नामक एक नया विभाग के सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था। अमीर कोही यानी कि ये कृषि विभाग था और ये आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टार्ट किया था। ठीक है। फिर है कि अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी की भूमिका निभाई थी, तो खड़ी बोली में, खड़ी बोली के अमीर खुसरो को खड़ी बोली के जन्मदाता भी कहा जाता है। फिर है कि तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, तो जो तैमूर लंग थे उन्होंने नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है। फिर है कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था, तो तुर्कों ने किया था। आगे है कि किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के चलवाए थे, तो वो आपके महमूद गजनवी थे। ठीक है। फिर है कि अलाउद्दीन खिजली के सेनाध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था, तो जो गाजी मलिक थे वो आपके तुगलक वंश के प्रथम सुल्तान थे। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि जवाबिद थे, तो जवाबिद कौन थे, तो ये आपका एक राज्य कानून था। फिर है कि किस राजवंश के अंतर्गत विराजत का चरमोत्कर्ष था, तो तुगलक के शासनकाल में। ठीक है। फिर है कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो मस्जिद है अजमेर का निर्माण किसने कराया था, तो ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। फिर इसी सीरीज में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि दिल्ली नहीं इससे पहले है कि कौन अपने ईश्वर का अभिशाप कहता था, तो वह कौन था जो खुद को ही अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था, तो वो थे चंगेज खां। ठीक है। आगे है कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझाया था, दोआब। ठीक है। तो वो इल्तुतमिश थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था, तो वो आपके नसरुद्दीन मोहम्मद थे, अंतिम शासक तुगलक वंश के। ठीक है। नेक्स्ट है कि सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था, तो फवाजिल का जो अर्थ है वो आपका इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि का था। किसका था, इक्ताओं द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली जो अधिशेष राशि होती थी उसे फवाजिल कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है कि दिल्ली का सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था वह कौन था, तो वो आपके फिरोज शाह तुगलक थे। ठीक है। जो कि सबसे ज़्यादा नहरों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध हुए थे। फिर है कि चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, तो चंगेज खां ने मंगोलों के अधीन मंगोलों के खिलाफ आपके इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है। फिर है कि अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी, तो तोता ए हिंद की उपाधि धारण की थी किसने, तो बलबन ने। ठीक है।
फिर है कि कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई थी। तो वो जो आपके गयासुद्दीन तुगलक थे, उनकी तुगलकाबाद यानी कि अफगानपुर में जो स्वागत के लिए जो लकड़ी का भवन बना था, उस भवन के गिरने की वजह से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है कि नहर निर्माण कराने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो वो आपके गयासुद्दीन थे। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक। फिर है कि लोधी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान कौन था? तो जो सिकंदर लोधी थे, वो आपके लोधी वंश के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली सुल्तान थे। ठीक है, फिर है कि किसने भूमि मापने का जो पैमाना है गज सिकंदरी, किसने प्रचलन किया था? तो गज सिकंदरी जो है वो आपके सिकंदर लोधी ने उसे स्टार्ट किया था। ठीक है, आगे है कि किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है? तो मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। फिर है कि रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो तुर्कों का था। ठीक है, फिर है कि किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहात-ए-फिरोज शाही लिखी है? तो फतुहात-ए-फिरोज शाही जो है वो आपके फिरोज शाह तुगलक ने लिखी थी, फिरोज तुगलक ने। फिर है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो जो आपके फिरोज तुगलक थे, उन्होंने जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि ग्वालियर की विजय के बाद इल्तुतमिश ने सिक्कों पर किसका नाम अंकित किया था? तो जब ग्वालियर की जो विजय जब प्राप्त की थी इल्तुतमिश ने, तो उन्होंने अपनी पुत्री रजिया सुल्तान का नाम अंकित कराया था। ठीक है, फिर है कि नसरुद्दीन मोहम्मद के शासन में मुख्य काजी के पद पर कौन थे? तो वो आपके मिनहाजुद्दीन सिराज थे मुख्य काजी के रूप में। फिर है कि बलवन का वास्तविक नाम क्या था? तो बहाउद्दीन जो थे वो आपके बलवन का वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। ठीक है, फिर है कि जलाउद्दीन के शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो देवगिरी की जो विजय थी वो आपकी जलाउद्दीन के शासनकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। ठीक है, आगे है कि अलाउद्दीन के शासन में भूमि कर संबंधी अधिकारी कौन होता था? तो वो आपके मुस्तक राज होते थे। जो भूमि के कर संबंधी जो भी जानकारी होती थी, जो भी अधिकारी, उन्हीं के अंतर्गत रहती थी। फिर है कि वारंगल में स्वतंत्र राज्य किसने स्थापित किया था? तो कन्हैया ने आपका वारंगल में स्वतंत्र राज्य स्थापित किया था। ठीक है, फिर है कि बरनी के अनुसार दरबारियों के बीच कभी कभी नग्न होकर दौड़ने वाला सुल्तान कौन था? तो वो आपके मुबारक खां थे। ठीक है, कौन थे? मुबारक खां। फिर है कि हिंदू धर्म से परिवर्तित मुस्लिम शासक कौन था? तो वो आपके नसरुद्दीन खुसरो शाह थे, जो कि पहले हिंदू धर्म था, फिर हिंदू धर्म के बाद उन्होंने मुस्लिम शासक बन गए थे। ठीक है, आगे है आपका कि नसरुद्दीन खुसरो शाह ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो उन्होंने पैगंबर का सेनापति की उपाधि धारण की थी। इसके बाद है कि दिल्ली का प्रथम अफगान शासक कौन था? तो वो आपके बहलोल लोदी थे। फिर है कि एकता प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो वो आपके इल्तुतमिश ने की थी। है कि ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो जो ऐबक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने जो अपनी राजधानी थी वो लाहौर बनाई थी। ठीक है, इसके बाद है कि महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर कब आक्रमण किया था? तो 1014 में महमूद गजनवी ने थानेश्वर पर आक्रमण किया था। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी द्वारा चलाए सिक्कों को क्या कहते थे? तो उन्हें दहली वाला सिक्का कहते थे। क्या कहते थे? दहली वाला सिक्का। ठीक है, फिर है कि सुल्तान का पद सामान्यतः कैसा होता था? तो सुल्तान का जो पद होता था वो एक तरीके से पैतृक यानी कि पिता के समान होता था। फिर है कि सल्तनत काल में प्रभावशाली पद किसके अधीन होता था? तो अमीरों के अधीन होता था। फिर है कि प्रांतों को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो प्रांतों को एकता कहा जाता था। ठीक है, फिर है कि सुल्तान कालीन शब्दावली के अनुसार सुल्तान के कर्मचारियों को दी गई भूमि क्या कहलाती थी? तो जो उन्हें भूमि दी जाती थी उनके कर्मचारियों को, तो उसे इकबाल कहा जाता था। क्या? इबलाग। ठीक है, आगे है आपका कि धर्मोपदेश के लिए क्या शब्द प्रयोग होता था? तो वो था आपका तजकीर। फिर है कि शरीयत के आधार पर किसी समस्या के समाधान का निर्णय क्या कहलाता था? तो फतवा। फिर है कि प्रांतों में सुल्तान का प्रतिनिधि कौन का होता था? तो वो आपके बली होते थे। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारी सल्तनत काल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो सारे कंप्लीट होते हैं। साथ ही हमारा ये टॉपिक भी यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट हमारी वीडियो का जो टॉपिक रहेगा वो आपका विजयनगर साम्राज्य रहेगा। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, उन सभी को हम कंप्लीट कराएंगे। फिर उसके बाद आपका धार्मिक आंदोलन आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो और वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ हमें लाइक शेयर एंड सपोर्ट जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।